हेलो गाइस, आई एम अगेन हियर। लास्ट लेक्चर में यहीं से वीडियो ब्रेक हो गया था, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं आपको लास्ट लेक्चर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बता रहा था और मैंने आपसे कहा था कि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन से कंबाइन करके बहुत से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती है और उसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कहा था NO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, N2O का स्ट्रक्चर बना लिया था, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और मिल गए, ऑक्टेट पूरी हो गई। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था और जहां पर मैंने कहा था कि इसकी स्टेबिलिटी हो गई, ऑक्टेट पूरी हो गई है, इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई है, लेकिन इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई। लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है ये बात। इसलिए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर एक और बॉन्ड बना लेती है, जिसके बाद NO2 को ही हम क्या बोल देते हैं, N2O4 बोल देते हैं। ये स्ट्रक्चर N2O3 का था, इसके अंदर भी सबकी स्टेबिलिटी स्टेबल हो गई है, इसमें ऑक्टेट आ गई है, यहाँ भी ऑक्टेट आ गई, यहाँ भी ऑक्टेट आ गई और यहाँ भी ऑक्टेट है। अगर आपको N2O3 से N2O4 बनाना हो तो यहाँ पर ऑप्शन लगा के कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दीजिए, N2O4 बन जाएगा। अगर आपको N2O5 बनाना हो, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो आपको बस यहाँ क्या करना होता है, इसके बीच में एक ऑक्सीजन लगा देना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं और लग नहीं पाएगा। और यहाँ पर ये लॉजिक मत लगाइएगा कि सर वो अंदर से बाहर वैलेंसी घटता हुआ क्रम, तो यहाँ पर वो लॉजिक नहीं लगेगा, वो शॉर्ट ट्रिक है हमारी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आप लगा दीजिए और इस तरह से ये N2O5 बन जाएगा। यहाँ तक का डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में आपसे कर चुके हैं, हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये था कि इन सबके नेचर बताने थे कि सब लोग एसिडिक नेचर में हैं कि किस नेचर में हैं। तो मैंने इन सबके बारे में पूछा, इन सबसे पूछा कि बताओ तुम लोग एसिड हो कि बेस हो, तो ये लोग कुछ बताने को तैयार नहीं थे मुझको। तो मैंने क्या करा, इन सबसे दोस्ती कर ली। तो दोस्ती करने का मतलब होता है कुछ खिलाओ पिलाओ। अगर तुम कुछ किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो कुछ उसे खिलाओ पिलाओ, तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाता है। तो क्या चीज बाजार में आसान मिलती है, सस्ती मिलती है? पानी। आप इनको पानी पिला दीजिए। अगर आप इसको पानी पिलाते हैं तो ये अपने बारे में पहले नहीं बता रहा था, लेकिन देखिए पानी पीने के बाद ये बताएगा कि मैं H2N2O6 हूं। देखिए H2N2O5 यहां पर थे, एक और ले लिया 6 हूं। मींस आप ये ऐसे कह सकते हैं कि N2O5 पानी पीने के बाद क्या हो गया, H2N2O6 हो गया। क्या आप इसे पहचानते हैं? अगर पहचान में ना आ रहा हो, देखो 2 कॉमन ले लो। अगर 2 कॉमन ले लोगे तो तुमको अब HNO3 दिखाई देगा, तो मुझे पहचान में आ गया कि ये नाइट्रिक एसिड है। ठीक, अगर आपको N2O3 पूछा जाए कि इससे बताओ कि ये किस नेचर का है, तो आप इसको भी पानी पिला दो। जब आप इसको पानी पिलाओगे तो ये बनाएगा H2N2O4। पानी पिलाओ, H2N2O4। क्या ये पहचान में आ रहा है? नहीं। 2 कॉमन ले लो, अब देखो पहचान में आया, यस ये नाइट्रस एसिड है। N2O4 को पानी पिलाओ, क्या ये पहचान में आ रहा है? अभी तो नहीं आ रहा था। क्या अब पहचान में आ रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं आ रहा है। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो कॉमन सेंस लगाओ, इसके 2 पार्ट कर लो। इसमें एक पार्ट में HNO2 होता है और इसके एक पार्ट में HNO3 होता है। तो मैं समझ गया कि ये कंपाउंड भी एसिडिक इन नेचर है, ये कंपाउंड भी एसिडिक इन नेचर है और ये कंपाउंड भी एसिडिक इन नेचर है। तो पानी पिला करके दोस्ती करके मैं इस बात को समझ सकता हूं, अदरवाइज ये मुझे नॉर्मली समझ में तो नहीं आ रहा था। N2O में अगर पानी मिला दिया जाए, इसमें अगर N2O में पानी पिला दिया जाए तो ये क्या बना सकता है, तो ये बना लेगा H2N2O2 बना लेगा। इस तरीके से देखिए मेरे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आ गए थे और फिर मैंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कुछ नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स बना लिए। ओके, मैं आपसे ऑक्सीजन की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं, मैंने आपसे पहले कहा था कि नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 दिखाता है। जरा चेक कर ले कहां दिखा रहा है। ये देखिए N की इस समय वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है आपको? इस समय इनके पास 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 4। यहाँ भी 1 2 3 4, इसलिए यहाँ भी कोवैलेंसी 4 है। इसलिए इन वाले केसों में कोवैलेंसी 4 है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी कोवैलेंसी 4 है, 1 2 3, लेकिन यहाँ कोवैलेंसी कितनी है? 3। यहाँ पर इसकी तरफ 1 2 3 4 कोवैलेंसी 4 है, इधर की तरफ कोवैलेंसी 3 है। तो नाइट्रोजन पेंटावैलेंसी नहीं दिखाता क्योंकि वैकेंट नहीं होती है, लेकिन वो कोवैलेंसी की तरफ बढ़ सकता है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डायग्राम बनाने के बाद हेडिंग पड़ेगी ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। हेडिंग पड़ेगी ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन।
तो 4 ऑक्सी से दिखाता है ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसके 4 एसिड हैं H2N2O2, दूसरा है HNO2, तीसरा है HNO3 और चौथा है HNO4। अगर आप नाइट्रोजन को ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो यहां 1 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 5 आएगा और यहां भी 5 आएगा। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, सपोज करिए HNO3 का शॉर्ट ट्रिक से, तो इसको मान लीजिए X, ऑक्सीजन होता है -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, H होता है +1, तो ये हो गया 0, तो X बराबर +5। एकदम सही निकाला आपने। अगर आप HNO2 का निकालें शॉर्ट ट्रिक से, तो ये हो गया X, ऑक्सीजन होता है -2, 2 से मल्टीप्लाई, H हो गया +1 इक्वल टू 0, तो X बराबर हो गया +3। ये भी सही निकाला आपने। अगर आप H2N2O2 निकालें तो ये हो गया 2x -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 +1 मल्टीप्लाइड बाय 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर +2, तो x बराबर +1। ये भी सही निकाला आपने। मतलब इन तीनों के आंसर मैथमेटिकली सही आ रहे हैं। लेकिन जब मैं HNO4 की तरफ जाता हूं तो कुछ दिक्कत आती है मुझको। मैं जब इसको निकालता हूं तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और +1 मल्टीप्लाइड बाय 1, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आंसर आता है 7। अब यहां पर देखने में समझ में नहीं आ रहा कि सही है कि गलत है, लेकिन ये गलत है। अब आप कहेंगे कैसे मालूम चला? तो आपको हर एलिमेंट की रेंज मालूम होती है। इसका मैक्सिमम रेंज होती है 5 और मिनिमम होती है 3। अब आपको सर ये कैसे मालूम है? कोई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2, 5, जो मैक्सिमम नंबर होता है वो मैक्सिमम रेंज होती है, और मैक्सिमम से अगर 8 घटा दिया जाए 8, तो जो आंसर आता है वो -3 होती है। मतलब n का आंसर 5 से बड़ा और 3 से छोटा नहीं आ सकता, और आप यहाँ पर आंसर 7 दिखा रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब आपकी क्वेश्चन होता है कि इसे सही कैसे करें? तो कुल मिला के समझ लो ये जो तरीका है ये शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक से बहुतों के आंसर सही आते हैं, लेकिन कुछ के आंसर कभी कभी गलत हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर बना लें तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होता। और स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या होता है? सेंट्रल एलिमेंट को बीच में रखो। अब सेंट्रल एलिमेंट कौन होता है? जो संख्या में कम और वैलेंसी में ज्यादा हो, और फिर अंदर से बाहर वैलेंसी का घटता हुआ क्रम। ये केमिकल बॉन्डिंग में पहले कई बार डिस्कस किया है इस पॉइंट को मैंने। तो HNO3 में सेंट्रल एलिमेंट कौन है? जो संख्या में कम हो। सर संख्या में 2 लोग कम है, दोनों 1 है, तो वैलेंसी में ज्यादा हो, तो n की वैलेंसी ज्यादा होती है, तो n को रखो बीच में, और फिर अंदर से बाहर वैलेंसी घटता हुआ क्रम। ये देखो n की वैलेंसी 3, फिर 2, फिर 1, 3, फिर 2, फिर 2। नंबर ऑफ वैलेंसी बराबर नंबर ऑफ डंडे। देखिए, और आपको मालूम है यहाँ पर क्या लगा दी जाएगी? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। यहाँ पर n की कोवैलेंसी कितनी है? 4, 1, 2, 3, और ये हो गई इसकी कोवैलेंसी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। अगर HNO2 बनाना हो तो कैसे बनाओगे? तो देखो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा HNO2 का। स्ट्रक्चर को कभी यहां से मैं शुरू करा करो, स्ट्रक्चर को सेंटर शुरू करा करो। सेंटर पे n लिखो, फिर उसके दो तरफ O लिखो, क्योंकि 2 बार O है, फिर एक तरफ H लिखो। अभी सोचो 3, 2, 1, 3, 2। ओके, और यहां पर बना दो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। H2N2O2 को भी मैं यहां शुरू करूंगा सेंटर से। ये N है, सराउंडिंग में O है, और फिर सराउंडिंग में H है। चेक करो 3, 2, 1, 3, 2, 1। नंबर ऑफ वैलेंसी बराबर नंबर ऑफ डंडे। जिसकी जितनी वैलेंसी है उसको डंडे दो। H की वैलेंसी 1, O की वैलेंसी 2, N की वैलेंसी 3। अब अगर मैं HNO4 का डायग्राम बनाता हूं तो एक बात सोचने वाली है कि HNO3 जगह बना चुका हूं, मुझे एक O और लगाना है। वो O सराउंडिंग में तो लगा नहीं सकता, वरना वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर वो O मैं कहां लगाऊं? तो वो वाला O खाली आप यहीं पर लगा सकते हैं। सोच के देख लीजिएगा, इसके अलावा कोई आपको जगह नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आपने डायग्राम बना लिए, और मैंने कहा डायग्राम बनाने के बाद अब एक बार फिर से सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऐसे कैसे? अगर आप यहां से बॉन्ड को ब्रेक करें इस जगह से, तो आप कहेंगे इधर आएगा -2 और इधर आएगा +2। मालूम है ना? डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस और लो प्लस। ये सिंगल तोड़ोगे तो ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस।
ये सिंगल तोड़ोगे तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। एंड डबल बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सपोज टू बी डबल बॉन्ड विद 2 इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन होता है, तो ये -2 और ये +2। चेक करो n पे कितना आंसर आया आपको। n के ऊपर जो इस समय चार्ज दिखाई दे रहा है वो +5 दिखाई दे रहा है। यहां चेक करो, यहां पर लगाओगे तो ये आएगा -2, ये आएगा +2, यहां लगाओगे तो ये आएगा +1, ये आएगा -1, यहां लगाओगे तो ये +1 और ये -1। तो चेक करो n पे क्या आ रहा है +3, और +3 ही मैंने कहा था आना भी चाहिए। यहां चेक करो तो ये हो जाएगा +1 -1, ये हो जाएगा -1 +1, n सेम है तो चार्ज 0, यहां पर -1, यहां +1 और ये हो गया +1, ये हो गया -1, तो n पे क्या आया +1। ये देखो H2N2 मैंने उधर निकाला था, ये देखो +1, यहां पर ये देखो +1 आया था, ये ऊपर वाला हो गया, ये +3 आया था वो ये हो गया, और ये देखो +5 आया था वो ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या गलती कर रहे थे जिससे आंसर नहीं आ रहा था, और यहाँ पर आंसर आपको आ जाएगा। पहले आप आंसर निकाल लो। तो यहाँ पर आप कहोगे ये आएगा -2, ये आएगा +2, यहाँ से ब्रेक करो, ये हो गया -2 +2, ब्रेक करो +1 -1, यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम है तो चार्ज कितना आएगा 0, फिर ये आया -1, ये +1, और ये देखिए आंसर क्या आ गया आपके पास, ये देखिए आंसर 5 आ गया आपके पास। तो क्या बात थी कि यहाँ गलत आ रहा था, गलती देखिए यहाँ पर आप सारे O को -2 मान रहे थे, -2 का मतलब सबको आप ऑक्साइड मान रहे थे, जबकि यहाँ पर ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, लेकिन देखिए ये -2 नहीं है, -1, ऐसे परऑक्साइड कहते हैं। तो आप यहाँ पर सारे O -2 मान रहे थे कि यहाँ पर 2 O -1 थे, तो यदि आप इसे मैथमेटिकली ही करना चाहते थे तो आपको इसे ऐसे लिखना चाहिए था, और इसे कहते हैं आप x, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करते और -1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते, और यहाँ पर लिखते हैं आप +1, और अब अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके ऑक्सीडेशन नंबर का डिस्कशन। अब रही बात इनके नाम की, नॉमेनक्लेचर की, समझिएगा। कहते हैं ऑक्सी एसिड का अपना एक नॉमेनक्लेचर होता है, ऑक्सी एसिड्स का अपना एक नॉमेनक्लेचर होता है, और उसमें ये कहा जाता है कि एक ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनमें जो सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर है उसे आप बोलेंगे इक, उससे छोटे वाले को आप बोलेंगे अस, और छोटे वाले से भी छोटे वाले को आप बोलेंगे हाइपोअस। ये रूल है IUPAC का ऑक्सी एसिड्स के लिए। तो ये वाला केस नॉर्मल केस नहीं, इसे अलग कर दीजिए। पहले ये केस देखिए, ये +5 है और ग्रुप नंबर भी, और नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, मतलब ये मैक्सिमम नंबर माना जाएगा। जो मैक्सिमम नंबर होता है उसे हम बोलते हैं इक, उससे छोटे वाले को हम बोलते हैं अस, उससे छोटे वाले को हम बोलते हैं अस, और जो अस से भी छोटा वाला है उसे हम बोलते हैं इस फैमिली के अंदर हाइपोअस। हाइपो क्यों बोलते हैं? जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है वो 2 तरह के लोग होते हैं, हाई बीपी और लो बीपी। जिसका बीपी ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन है, जिसका बीपी कम होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन है। यहां पर ये क्या है, लो बीपी का है। कैसे? जब आपको नंबर इससे बड़ा मिले तो आप कहेंगे हाई बीपी का है, और इससे नंबर आपको छोटा मिले तो हम कहेंगे लो बीपी का है। इसका मतलब है ये इन दोनों में ये अमीर है, ये गरीब है, और ये गरीब से भी गरीब है, मतलब गया गुजरा से भी गया गुजरा है, बेकार है, तो इसको लो बीपी की प्रॉब्लम है, तो इसे हम कहते हैं ये हाइपोटेंशन का मरीज है। इसलिए इसका नाम रख देते हैं हाइपोअस। इसका नाम है हाइपोनाइट्रस एसिड, इसका नाम है नाइट्रस, इसका नाम है नाइट्रिक। अब इसका नाम जो है इसको कहते हैं पर नाइट्रिक एसिड, इसको कहते हैं यहाँ पर पर नाइट्रिक एसिड। अब इसे पर क्यों कहते हैं? तो ये थोड़े ज्यादा अमीर हो गए हैं, इसके पास 3 ऑक्सीजन थी और इसके पास 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उसके ऑक्सीजन की संख्या पे भी डिपेंड करती है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं बढ़ा लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई है, और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने की वजह से मैंने कह दिया ये इससे ज्यादा अमीर है, ये इससे ज्यादा अमीर है। तो कहते हैं जब अमीर आदमी हो जाता है उसके पर निकल आते हैं। किसी दोस्त को बाइक मिल गई, मोबाइल मिल गया तो जल्दी वो बात नहीं करता, तो कहते हैं उसके पर निकल आए हैं, तो उसका नाम रख दिया पर-इक एसिड। तो पूरा नाम हो जाएगा पर नाइट्रिक एसिड। ये डिस्कशन था नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बने हुए ऑक्सी एसिड्स का, उनके स्ट्रक्चर का, उनका ऑक्सीडेशन नंबर। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे चलता हूं। ओके, अब मैं आ रहा हूं नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स की तरफ। अभी ऑक्सीजन की बात कर रहा था,
नाइट्रोजन का जो बहुत इंपॉर्टेंट मेन हाइड्राइड है वो वेल नोन है, दैट इज अमोनिया। तो उसका डिस्कशन करने से पहले मन में क्वेश्चन उठता है, पहले ये बताइए कि अमोनिया बनी कैसे होगी। यस, अमोनिया बनी कैसे होगी? तो आपको अच्छी तरह मालूम है अमोनिया बनती है हेबर प्रोसेस से। हेबर प्रोसेस कैसे बनती है? जब N2 की रिएक्शन 3H2 से कराते हैं तो अमोनिया बनी। दुनिया में जब भी कुछ बनता है तो वहां से एनर्जी निकलती है, इसलिए प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सो। कोई रिएक्शन एक तरफ एक्सो है तो दूसरी तरफ क्या होगी? इंडो। चूंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है इसलिए डिस्कशन किसका होगा? ली चैटलियर का होगा। N2 और H2 दोनों ही नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, इसलिए इसकी रिएक्शन के लिए मुझे कैटालिस्ट और मॉलिब्डेनम नाम के मॉड्यूलेटर की आवश्यकता होती है। यहां पर हमें लो टेम्परेचर रखना होता है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अमोनिया गैस बनानी है तो अमोनिया गैस जिस तरफ बन रही है वहां पर पहले ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब इस तरफ टेम्परेचर पहले ही बढ़ रहा होगा। अगर इधर एक्सो है तो इधर कितनी कैसी होगी? इंडो, मतलब यहां टेम्परेचर गिर रहा होगा। और ली चैटलियर की क्वालिटी अगर आप लो की तरफ जाना हाई की तरफ जाना चाहते हैं, जहां टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो आपको टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, तभी रिएक्शन हाई टेम्परेचर की तरफ जाएगी। यहां पर देखिए गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं? यहां पर गैस के 2 मॉलिक्यूल हैं, जबकि इस बर्तन में गैस के इस तरफ कितने मॉलिक्यूल हैं? इस तरफ गैस के 4 मॉलिक्यूल हैं। जब 4 टक्कर मारेंगे तो यहां का प्रेशर ज्यादा होगा, दोनों टक्कर मारेंगे तो यहाँ का प्रेशर कम होगा। अब आपको कम प्रेशर की तरफ जाना है तो आपको प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? हाई प्रेशर। जब आप प्रेशर हाई रखोगे तो वो कहा जाएगा लो प्रेशर की तरफ। ली चैटलियर कहता है जो आप करोगे उसका उल्टा रिएक्शन करेगी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम क्वेश्चन खोल के दिखाऊं तो K बराबर P/R। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आप इसको बढ़ाएंगे तो रिएक्शन को कम करेगा, अगर ये कम हो जाएगा तो अमोनिया बन जाएगी। चेक करें, अगर मैं ये बढ़ाता हूं तो रिएक्टेंट बढ़ा दिया, रिएक्टेंट के बढ़ते ही K की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन K तो कांस्टेंट होता है क्योंकि वो केवल टेंपरेचर पर डिपेंड करता है। तो K अपनी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए वापस क्या बढ़ाएगा? P बढ़ाएगा, या कह लो R को कम करेगा। तो पहला पॉइंट हो गया ली चैटलियर के अकॉर्डिंग, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कम करूंगा तो अमोनिया गैस ज्यादा बनेगी। दूसरा पॉइंट, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब अमोनिया को कम करें तो क्या होगा? आप अमोनिया कम करेंगे तो रिएक्शन अमोनिया बनाएगी। आप कम कैसे करेंगे? जो अमोनिया बने बर्तन से बाहर निकाल लो, जो अमोनिया बने बर्तन से बाहर निकाल लो। तो K बराबर P/R। P का मतलब अमोनिया। अगर आपने अमोनिया को बाहर निकाल लिया तो P कम हो जाएगा, मतलब K कम हो जाएगा। अगले पर K को याद आएगा, मैं तो कांस्टेंट हूं तो ये अपने आप को रीमेंटेन करेगा, मतलब ये बढ़ाएगा। अब इसको बढ़ाने के 2 काम होंगे, या तो R कम होगा, ये तभी बढ़ेगा जब R कम होगा, या फिर P बढ़ेगा। देखो R कम होगा मतलब आगे जाएगी और P बढ़ेगा मतलब ठीक है मेरी बात। तो अमोनिया को कम करने से मुझे फायदा होगा। तुम अमोनिया कम करोगे तो अमोनिया ज्यादा बनेगी, तुम अमोनिया को बर्तन से बाहर निकालोगे तो अमोनिया ज्यादा बनेगी। तीसरा पॉइंट, टेम्परेचर को लो रखो। कितना रखो? यहाँ टेम्परेचर को 500 डिग्री रखते हैं और इसको हम लो टेम्परेचर मानते हैं। अब आपको लगेगा सर 500 को लो क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें बात मालूम है कि 1 एटमॉस्फेरिक और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का कॉम्बिनेशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। और अगर हम दोनों को 200 से मल्टीप्लाई करें तो ये 200 होना चाहिए और ये 5000 होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में प्रेशर जो होता है वो तो हम 200 लेते हैं। अब 200 के सामने टेम्परेचर होना चाहिए 5000, लेकिन लिया कितना है? 500, तो लो ही तो मानोगे। अब टेम्परेचर हमने लो रखा तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां टेम्परेचर बढ़ रहा हो। कहां बढ़ रहा है? एक्सो में। इसलिए लो टेम्परेचर की वजह से क्या करेगी? अमोनिया को बनाएगी। तुमने प्रेशर क्या रखा है? बहुत हाई। प्रेशर तुमने हाई क्यों रखा है? क्योंकि प्रेशर को हाई रखने से रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पर लो प्रेशर है, और लो प्रेशर किधर है?
अमोनिया की तरफ, वहां प्रेशर लो क्यों है? क्योंकि वहां पर दो ही गैस है, तो वहां टक्कर कम हो रही होगी, तो वहां पर प्रेशर भी लो होगा। तो ये था आपका ली चैटले के थ्रू अमोनिया का फॉर्मेशन। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं कर सकता हूं। यस, तो अब आपके पास जो कंडीशन है वो ये है कि अमोनिया गैस आपकी बन चुकी है। तो अब हमें पढ़ना है अमोनिया की प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे अमोनिया की प्रॉपर्टीज। अमोनिया की पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया की पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो सब अमोनिया की पहली प्रॉपर्टी ये है कि अमोनिया एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। आपके मन में एक बात आएगी कि सर हम कैसे जानेंगे कि अमोनिया एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? आप जान सकते हैं। कैसे? अमोनिया में जो n का नंबर है वो -3 है और आपको n की रेंज मालूम होगी, एटॉमिक नंबर 7, 2, 5। जो ये नंबर है ये ऊपर होगा और 5 में से 8 हटा दोगे तो -3 आएगा। जब कोई नंबर ऑलरेडी ऊपर होता है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस वो नीचे जाता है, क्योंकि +5 से बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता, नीचे जाएगा। तो वो अपना क्या करेगा? रिडक्शन। तो वो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वहां पर N+5 होता है। HNO3 एसिड भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। -3 जब वो पहले से ही नीचे है तो वो और नीचे नहीं जाएगा, अब वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो वो अपना करेगा ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का करेगा रिडक्शन। दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस इज द कॉज अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाई HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एंड HNO3 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप ये आंसर एक्सप्लेन करेंगे। अब इसी बिहाफ पर अगर मैं आपसे कहूं कि अमोनिया की रिएक्शन अगर कॉपर के ऑक्साइड से करा दी जाए तो यहां होगा क्या कि N-3 है और यहां पर कॉपर +2 है। अमोनिया के पास H है और कॉपर के पास ऑक्सीजन है, ये इसको रिड्यूस करेगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। एक बात और, केमिस्ट्री में अगर आपको इस चैप्टर में रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है तो प्रोडक्ट की तरफ नाइट्रोजन गैस बनने की बहुत संभावना होगी। तो अगर आपको अमोनिया में N दिखाई दे रहा है तो 2 मॉलिक्यूल कर लो और तुरंत N2 गैस निकाल दो। ऐसा इसलिए ज्यादातर रिएक्शनों में होता है क्योंकि N2 बहुत हाईली स्टेबल गैस है, इसे ज्यादातर वो N2 बनाती है। 3 दूनी 6H, अब H है और O है तो क्या बनाएगा? पानी। तो पानी बनाने के लिए तुम इसे 3 मॉलिक्यूल ले लो ताकि वो 3 बार पानी बना ले। अब बचा क्या? 3 बार कॉपर, अकेले एलिमेंट का नंबर क्या होगा? 0। तो +2 से कहां जा रहे हो? 0। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। कौन कर रहा है? ये कर रहा है। तो नाम क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात तो ये हो गई। अब किसने पूछा अमोनिया से कि अमोनिया तुम बताओ एसिड हो, अमोनिया तुम बताओ एसिड हो कि बेस हो? तो अमोनिया ने कहा कि हम नहीं बताएंगे कि हम एसिड है कि बेस है। अमोनिया ने कहा हम नहीं बताएंगे। तो हमने कहा चलो हमसे दोस्ती कर लो तब बताओगे, लेकिन तब बता देंगे। दोस्ती कर लोगे तो क्या बनाओगे? NH4OH, और NH4OH बन गया, इसका मतलब अमोनिया कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। अगर कोई अगर पूछे कि प्रूव दैट अमोनिया इज बेसिक इन नेचर तो ये है, एंड गिव सम रिएक्शन बाय व्हिच इट कंफर्म द अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। तो आप अमोनिया की रिएक्शन, अमोनिया इन एक्वस मीडियम HCl से करा दें, या आप सीधे अमोनिया की रिएक्शन HCl से दिखा दें। दोनों ही केस वैलिड है। यहां पर आप सीधे बना देंगे NH4Cl और यहां पर ये और ये पहले मिलकर बनाएगा NH4OH, फिर लगाओगे तो HCl एसिड बेस मिलके बनाएगा सॉल्ट और वाटर। तुम कैसे भी रिप्रेजेंट करो दोनों बातें ठीक है। तो पहले प्रूव करो कि अमोनिया एक बेस है, तो अमोनिया में पानी मिलाया बेस बन गया। फिर कोई रिएक्शन दो जिससे ये कंफर्म हो कि अमोनिया एक बेस है, तो अमोनिया एक बेस है और ये एसिड है तो सॉल्ट बन गया। अच्छा, जब मैंने आपको अमोनिया हेबर प्रोसेस बताया था तो वो प्रोसेस जो था वो इंडस्ट्रियल था। क्या अमोनिया को हम लैब में बना सकते हैं? हाँ, अमोनिया का लैब प्रिपरेशन छूट गया था, मुझे इससे पहले बताना चाहिए था प्रॉपर्टी से पहले, तो बता दे रहा हूं। अगर आप अमोनिया
को बनाना चाहते हो तो वो हम बनाते हैं NH4OH से, और इसमें डाल दो NH4OH में, सॉरी NH4Cl से, और इसमें डाल दो NaOH। ये रिएक्शन आपने लैब में करी है। आप लैब में टेस्ट ट्यूब में NH4Cl लेते थे, उसमें NaOH डालते थे, हल्का सा गर्म करते थे, तो यहां से क्या निकलती थी, यहां बनता था NH4OH और वाटर। ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज कर जाता है। दिस इज द कॉज, ये ब्रेक कर जाएगा और क्या बनाएगा, अमोनिया और वाटर। इस तरीके से लैब में अमोनिया गैस बनती है। कैसे कंफर्म हुआ कि ये गैस अमोनिया ही होगी? इसको कंफर्म करने के लिए जिस टेस्ट ट्यूब में ये बनी है, उस टेस्ट ट्यूब में हम एक रॉड ले जाते थे जो किससे भीगी होती थी, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, और अगर ऐसा होता था तो वहां पर NH4Cl का डेंसी फ्यूम निकलता था। ये कंफर्म करता है कि अमोनिया यहाँ पर बनी है। जो रिएक्शन मैंने आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दिखाई है, सॉरी सोडियम से दिखाई है, वो रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी दिखा सकते हैं। ये देखिए CaCl2 निकल गया, तो बोलो बचा क्या, तो यहां बचा NH4OH के 2 मॉलिक्यूल, और फिर बाकी का प्रोसेस सेम। ये NH4OH वैसे ही ब्रेक कर जाएगा, क्या बनाएगा, अमोनिया, और फिर कंफर्म कर लो बाय द कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये आपका लैबोरेटरी प्रिपरेशन था। अब अमोनिया इंडस्ट्री में बन गई, लैब में बन गई। अब हमने उसकी प्रॉपर्टी लिखी, रिड्यूसिंग की, और उसका बेसिक बिहेवियर बताया। हम आगे चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अमोनिया की 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अमोनिया की Cl2 से रिएक्शन एक्सेस में, और एक बार जब अमोनिया एक्सेस में हो तो रिएक्शन विथ Cl2, लेकिन 2 बार। अमोनिया की रिएक्शन Cl2 के साथ, एक बार ये एक्सेस में है और एक बार ये एक्सेस में है। चलिए समझते हैं। अगर एक बार मैं अमोनिया को ऐसे लिखूं और Cl2 को एक्सेस में ले लूं, तो मान लो मैंने यहां पर 3 Cl2 ले लिए, तो ये निकल जाएगा, तो यहां बन जाएगा NCl3 और 3HCl, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। तो एक कंपाउंड तो ये होता है, एक रिएक्शन तो ये होती है जब ये एक्सेस में है। लेकिन अगर अमोनिया एक्सेस में हो जाए तो उसकी रिएक्शन ऐसे लिखते हैं हम, 8 अमोनिया, ये फिक्स है 3Cl2, बस इसे बढ़ा दिया, 1 से 8 कर दिया, तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो आता है NH4Cl और N2 ऐसा। अब ये कैसे आएगा, जस्टिफाई कैसे करोगे? तो अब एक काम करो, सबसे पहले N2 गैस निकाल लो, बहुत हाईली स्टेबल है। तो N2 गैस निकालने के लिए आप अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल ले लो, एक अमोनिया और तीनों Cl2 ले लो, और एक अमोनिया और ले लो, मतलब 2 अमोनिया और 3 Cl2 के पहले तुम रिएक्शन दिखा लो। ऐसा करोगे तो एक HCl लिया गया और एक HCl लिया गया, इसका मतलब गया 6HCl, और यहां से निकल गई N2 गैस। ठीक, अब बर्तन में बन क्या गया है, एसिड, क्योंकि बर्तन में मौजूद कौन है, अमोनिया। ये बहुत अच्छा बेस होता है, लिहाजा 6 अमोनिया 6 वाटर से कंबाइन कर ले। आप पानी किसी भी रिएक्शन में मान सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वहां पानी मौजूद होता है। अगर ये और ये कंबाइन कर ले, पानी ऊपर नहीं, आप सोचेगा नहीं पानी ऊपर था, नहीं कहां से आ गया, बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है, जहां आवश्यकता हो मान लो। तो ये हो गया NH4OH। यहां क्यों नहीं दिखाया, देखना अभी बैलेंसिंग में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये मिलकर बनाएगा 6 NH4OH, लेकिन ये 6 NH4OH इमीडिएट कंबाइन कर लेगा 6HCl से और बना देगा 6 NH4Cl। अब सारी रिएक्शन को जोड़ दो, तो आप पाएंगे ये 6 गया और ये 6 गया, ये 6HCl गया, ये 6HCl गया, आप पाएंगे ये 6 और कुछ गया। अच्छा, यहाँ पर जब एसिड बेस मिलेगा तो 6 पानी भी बनेगा, तो ये 6 वाटर, ये 6 वाटर गया, तो बचा क्या 1 2 और 6, 8 अमोनिया, 1 Cl 2 Cl, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, 3Cl2, 6 NH4Cl, और ये देखिए बचा है एक N2 गैस। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे।
ये रिएक्शन थी अमोनिया की Cl2 के साथ। एक स्क्रीनशॉट लो इसका भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अमोनिया को यदि ऑक्सीडाइज करा दिया जाए तो क्या होगा? इसे कहते हैं ओस्टवाल्ड मेथड। इसे कहते हैं ओस्टवाल्ड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर अमोनिया के 4 मॉलिक्यूलों को 5 ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, टेम्परेचर अगर किताब में दिया हुआ है, रेंज है इसकी, अगर करा दिया जाए तो क्या होगा? तो आप ध्यान रखिएगा, यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड और 6 वाटर बनेगा। चेक कर ले, मैंने अमोनिया पर ऑक्सीजन लगाया था तो यहां पर मैंने देखा 5 दूनी 10 ऑक्सीजन मैंने लिए थे तो 6 यहां बैलेंस हो गए और 4 यहां बैलेंस हो गए, और मैंने 4 N लिए थे तो 4 N बैलेंस हो गए, 4 थे 12 H थे तो 12 H बैलेंस हो गया है। ये रिएक्शन जिस चैम्बर में होती है उस चैम्बर का नाम होता है कैटालिटिक चैम्बर। ओस्टवाल्ड मेथड का डायग्राम बुक में दिया हुआ है, मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, डायग्राम की आवश्यकता नहीं होती आपके यहाँ, लेकिन आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं बुक से। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना ये अगले चैम्बर में जाएगा जहां पर ऑक्सीजन रखी होती है और ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके बना लेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर लो इसको भी। ये चूंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है इसलिए इस चैम्बर का नाम ऑक्सीडेशन टावर होता है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी इसकी हम करा देते हैं पानी से तो बन जाता है HNO3। बैलेंस कर लो इसको, यहां पर 4 कर लेना तो N जैसे तुम 4 करोगे यहां पर N4 हो जाएगा। N4 करते ही H यहां पर हो गए 4 तो यहां पर 2 कर लेना, 4 दूनी 8 और 2 10, यहां पर 4 थे 12 तो यहां O2 कर लेना। यहां पानी में ये एब्जॉर्ब की जाती है इसलिए इसका नाम होता है एब्जॉर्प्शन टावर। तो इस तरीके से आप यहां पर HNO3 बना सकते हैं। जैसे HNO3 बन जाएगा हम HNO3 की प्रॉपर्टी के बारे में बात करने लगेंगे। HNO3 की 2 प्रॉपर्टी है, एक तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है और एक ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ HNO3 और H2SO4 में बढ़िया एसिड कौन है तो ऑब्वियस H2SO4 है, क्योंकि ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है या उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करती है। नंबर भी इसका ज्यादा है इसलिए बेटर एसिड है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी यहीं पर 4 है, यहां पर 3 है तो यहीं पर ज्यादा है इसलिए ये बढ़िया एसिड है। तो आउट ऑफ HNO3 और H2SO4 एसिड तो मालूम है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप दोबारा HNO3 का डायग्राम बना के देखो, ये डायग्राम है HNO3 का और ये डायग्राम है H2SO4 का। अब चेक करके देखो, इस N का हाइड्रोजन sp2 है, sp2 का मतलब है 2p है, मतलब x और y, इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और यहाँ जो सल्फर है वो sp3 है, x y और z, इसका मतलब ये sp3 है, मतलब ये ट्राई डायमेंशन है। ये 2 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन है, तो इन दोनों में हाईली स्टेबल कंपाउंड कौन हुआ? ये हुआ। ये बिल्डिंग ट्राई डायमेंशन पर है इसलिए हाईली स्टेबल है, ये डेस्क 2 डायमेंशन पे तो आप इसे खिसका सकते हैं। दिस इज द कॉज, ये लेस स्टेबल है, ये हाई स्टेबल है। अब अगर ये लेस स्टेबल है तो ये डिकम्पोज कर सकता है। अब डिकम्पोज करने पर हो सकता है ये पानी दे, NO दे और ऑक्सीजन दे, और डिकम्पोज करने पर हो सकता है ये पानी दे, NO2 दे और O दे। किसी भी तरीके से टूटेगा ये O देगा, अगर ये O देगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। दिस इज द कॉज HNO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ना मेरे पास जो HNO3 है वो 2 तरह का है। मेरे पास HNO3 कॉन्सेंट्रेट भी हो सकता है और डाइल्यूट भी। दोनों के काम करने का तरीका देखिए। अगर मैं आपको कॉन्सेंट्रेट HNO3 देता हूं तो ये वर्क कैसे करता है? तो ये डिकम्पोज होता है NO2 में, वाटर में और एक नेसेंट ऑक्सीजन में। H यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी H 2 बार होना चाहिए। ऐसा करने पर यहाँ N 2 बार है तो यहाँ भी N 2 बार होना चाहिए। बैलेंस हो गया। चेक करो, ऑक्सीजन 2 3 6, यहाँ 2 दूनी 4, 5 और 6। इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3 का फॉर्मूला। जब भी HNO3 से कोई रिएक्शन पूछी जाए तो फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। अब आपके सिलेबस में 3 रिएक्शन हैं, HNO3 की कार्बन से रिएक्शन, HNO3 की सल्फर से रिएक्शन और HNO3 की कॉपर से रिएक्शन। मैं बारी बारी तीनों को समझाता हूं।
HO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका मैं लॉजिक आपको दे चुका हूं। इन कंपेयर टू SO4 बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब कहते हैं अगर मुझे कार्बन सेक्शन दिखानी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं HNO3 की रेशो लिखूंगा। चूंकि ये कॉन्सेंट्रेट है तो मैं कहूंगा ये 2NO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा और O बनाएगा। जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो इसका O कार्बन पे आएगा और ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आपको 2 O चाहिए, इसलिए आप इसे 2 कर दीजिएगा। अब इसे 2 करने के लिए आपको ऊपर वाली इक्वेशन से 2 O लाने पड़ेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर पूरी इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कार्बन प्लस 4 कॉन्सेंट्रेट HNO3 गिव्स 4NO2 2H2O और CO2 इज योर बैलेंस इक्वेशन। अगर आपसे यही रिएक्शन सल्फर से पूछी जाए तो सल्फर पूछी जाए तो आप फिर बोलेंगे पहले कॉन्सेंट्रेट HNO3 का फॉर्मूला लिख लो, जिससे यहां बनेगा NO2 वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन। खराब जो सल्फर से, सल्फर आपको याद होगा एसिड होता है, तो भाई मैंने एसिड लिख लिया। एक सल्फर दिखाऊंगा अभी, इसलिए मैं इसे 1/8 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इसका मतलब है एक सल्फर हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर SO2 भी बना सकता है और SO3 भी। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो हमेशा सल्फर को SO2 से होते हुए SO3 में ले जाएगा। तो तुम चाहो पहले SO2 दिखाओ फिर SO3 दिखाओ, डजंट मैटर, तुम सीधे SO3 दिखा दो। तो मैं यहां सीधे SO3 लिख रहा हूं। जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा 3 टाइम तो ये सीधे बनाएगा SO3। तो ये मत तुम सोचना कि सर SO2 क्यों नहीं बनाया, पहले SO2 बना था लेकिन वो SO3 में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब SO3 में एक खास बात है, ये कभी फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता। SO3 हमेशा हमेशा और हमेशा पानी से मिलकर के बना लेता है H2SO4। ठीक, अब यदि आप ऐसा करें तो देखें क्या हो गया इसके अंदर। आपको यहां पर 3 ऑक्सीजन चाहिए था, इसलिए आपको इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था। तो बोलो क्या बचा, बैलेंस करने पे ये SO3 और ये SO3 कैंसिल हो जाएगा। यहां से एक पानी और यहां पर 3 पानी आएगा, तो एक पानी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 पानी बचेगा। तो मैं लिखूंगा 1/8 एसिड, 3 से मल्टीप्लाई 6 कॉन्सेंट्रेट HNO3, 3 से मल्टीप्लाई 6 NO2। यहां पर 3 होना चाहिए था, एक कैंसिल हो गया है, तो बचेगा 2 वाटर और यहां पर एक H2SO4, कुछ ऐसा आएगा। चेक कर लो, सब कुछ बैलेंस है। यहाँ पर एक सल्फर है, एक सल्फर है, ठीक है। यहाँ पर 6 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 6 नाइट्रोजन है। 6 3 18 है, 6 2 12, 13 14 और 14 और 18, ठीक है। लेकिन एक बात और अजीब लग रही मुझे, ये सल्फर फ्रैक्शन में आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए। इसलिए क्या करिए, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हो जाएगा एसिड, ये हो जाएगा 8 6 48 HNO3, ये हो जाएगा 8 6 48 NO2, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 वाटर और ये हो जाएगा 8 H2SO4। यस, नाउ दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अगर मैं आपसे इसी की रिएक्शन कॉपर से पूछूं, कॉपर से, कॉपर में आपके सिलेबस में है और कॉपर की रिएक्शन मैं कॉन्सेंट्रेट से भी दिखाऊंगा और डाइल्यूट से भी दिखाऊंगा। तो पहले कॉन्सेंट्रेट से, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट HNO3 का फॉर्मूला लिख देना चाहिए था, दैट इज NO2 वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन। यहां 2 करते ही ये कॉन्सेंट्रेट का फॉर्मूला हो गया। कॉपर से रिएक्शन करानी है तो कॉपर ऑक्सीजन से मिलकर बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, वैसे ही मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है। दिस इज द कॉज कॉपर ऑक्सीजन से मिलकर के, सॉरी, दिस इज द कॉज कॉपर ऑक्साइड पानी से मिलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा। अब ये मत पूछेगा पानी कहां से आया, पानी बाय डिफॉल्ट वेसल में होता है, रिएक्शन में होता है। अब ये कॉपर हाइड्रोक्साइड HNO3, जो और एक्सेस वाले HNO3 होंगे, वो तो कुछ तो टूट गए, कुछ और पड़े होंगे, उनसे कंबाइन कर लेगा। और अगर ये उनसे कंबाइन कर ले तो एसिड बेस से मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा।
तो ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और यहां से निकल जाएगा 2 वाटर। अब पूरे रेशियो को बैलेंस कर लो, तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये कॉपर गया, ये CuO गया, ये वाटर गया, तो क्या बचा? तो बच गया आपके पास एक कॉपर, 2 HNO3 यहां लिए थे, 2 यहां लिए थे, दैट इज 4 कॉन्सेंट्रेट HNO3। यहां बन गया 2 NO2, यहां बन गया कॉपर नाइट्रेट, यहां पर 2 वाटर और 2 वाटर तो नहीं है, ये वाटर कैंसिल हो गया था, और यहां बन गया 2 वाटर। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। चेक कर लो, बैलेंस है, एक कॉपर है N, यहाँ पर 4 बार है, यहाँ पर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, बैलेंस है। H यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 बैलेंस है। ये दिखाया था मैंने कॉन्सेंट्रेट से, लेकिन HNO3 को मैं डाइल्यूट से भी रिएक्ट करा सकता हूँ कॉपर के साथ। और अगर डाइल्यूट से रिएक्शन कराई जा रही हो तो इसका फॉर्मूला देखो पहले, फॉर्मूला विथ डाइल्यूट HNO3, उस केस में NO बनता है और वाटर बनता है। H2 2 बार है तो यहाँ पर 2 बार कर लेना, N ऐसा करने पे 2 बार हो गया तो यहाँ 2 कर लेना, O 2 3 6 है, 2 यहाँ पर आया, 1 यहाँ पर आया, इसलिए यहाँ पर 3 O बाहर निकलेगा। दिस इज डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेट 1 O देता है और डाइल्यूट 3 O देता है। मींस डाइल्यूट HNO3 इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन कॉन्सेंट्रेट HNO3। इसके 2 लोग 3 ऑक्सीजन देते हैं, इसके 2 लोग 1 ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर मैं इसे कॉपर से कराऊं तो कॉपर 3 ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। 3 टाइम लाने के लिए मैंने इसको यहां पर 3 कर दिया। ये कॉपर ऑक्साइड जो 3 बार बना है, ये पानी से मिलकर बना लेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये जो आप कॉपर हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं, ये पीछे रिएक्शन की तरह HNO3 से कंबाइन कर लेगा और बना लेगा कॉपर नाइट्रेट, 2 पानी, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 पानी। ये सबको जोड़ दीजिए, जो कटता है काट दीजिए। 3 कॉपर गया, 3 कॉपर ऑक्साइड, 3 कॉपर ऑक्साइड गया, 3 पानी, और यहां से 3 पानी कैंसिल कर लीजिएगा तो 3 पानी यहां बचेगा। तो बोलो क्या बचा? तो बचा 3 कॉपर। HNO3 कै बार लिया आपने? 2 बार यहां लिया था, और यहां पर एक मॉलिक्यूल के साथ 2 HNO3, लेकिन 3 मॉलिक्यूल है तो कुल मिला के कितने HNO3 होंगे? एक मॉलिक्यूल के साथ 2, तो 3 मॉलिक्यूल के साथ 6, तो 6 HNO3 ये है और 2 यहां है, दैट इज 8 HNO3। ये बन गया 3 कॉपर नाइट्रेट, ये बन जाएगा 2 NO, ये 1 वाटर, और यहां बचे हुए 3 वाटर, दैट इज 4 वाटर। चेक कर लो, बैलेंस है। यहां पर 8 H है और यहां पर 4 दूनी 8 H है, बैलेंस है। यहां पर 3 दूनी 6 N है, यहां पर 2 N है, मतलब 8 है, और यहां पर भी 8 N है। 3 कॉपर, यस, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। एक स्क्रीनशॉट लो, हेडिंग चेंज कर रहे हैं। यस, माय नेक्स्ट हेडिंग इज विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट HNO3 एंड HCl। आपने नाम सुना होगा एक्वारिजिया। HNO3 मेरा खत्म होने वाला है, इसलिए मैं एक्वारिजिया पे आ गया। व्हाट इज एक्वारिजिया? ये रीजिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है राजा। मींस एसिडिक मीडियम में सबसे बड़ा एसिड कौन सा है, एसिडों का राजा कौन है, तो उसे कहा गया एक्वारिजिया। एक्वा का मतलब है लिक्विड स्टेट में सबसे बड़ा राजा कौन है, तो बेस्ट एसिडिक कॉम्बिनेशन, बेस्ट एसिडिक कॉम्बिनेशन, और वो है कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ 3HCl। 1:3 का रेशियो खूब पूछा गया एग्जाम में कि केबी में रेशियो क्या होता है 1:3 का। ये बनाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, आपको रेशियो याद करनी पड़ेगी। 3 H यहां है और एक यहां है 4, तो यहां बनेगा 2 वाटर। 3 Cl थे, एक यूज हुआ है तो बच गए 2 Cl, और इसे कहते हैं हम नेसेंट क्लोराइड। इससे पहले आपने सुना होगा नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ये है नेसेंट क्लोराइड। इसमें इतनी
दमखम होती है कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसे नॉन एक्टिव मेटल को भी डिसॉल्व करने की दम रखता है। इसकी डिस्कवरी इसी बिहाफ पर हुई कि कुछ इस तरह की कहानी है, आप देखिएगा गूगल में, शायद कहीं आपको मिले कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कुछ देशों ने जर्मनी की सेना से अपने नोबेल प्राइज छुपाने के लिए इसको किसी एसिड में डिसॉल्व करना शुरू किया, लेकिन नोबेल प्राइज प्योर गोल्ड के बने होते हैं तो उसको किसी एसिड में डिसॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि गोल्ड किसी में डिसॉल्व होता नहीं था। तो वहां पर बहुत जल्दबाजी में जो एक रिसर्च हुई फटाफट कि कैसे इसको डिसॉल्व कर दें, अदरवाइज जर्मनी की जो सेना थी वो उस नोबेल प्राइज को उस देश से चुरा कर ले जाती। इसलिए वो जल्दबाजी में जो एक कॉम्बिनेशन निकला जिसमें वो गोल्ड का नोबेल प्राइज डिसॉल्व हो गया, वो कॉम्बिनेशन था एक्वारीजिया का। तो एक्वारीजिया एक सडन एक इंसिडेंट के थ्रू डेवलप हुआ और फिर इसमें दम थी कि वो गोल्ड को और प्लेटिनम जैसे एलिमेंट्स को अपने में डिसॉल्व कर सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन गोल्ड रिएक्ट विद एक्वारीजिया, तो इसको तो आप बोलेंगे एक्वारीजिया का फॉर्मूला। अब आपने यहां लगा दिया गोल्ड, तो गोल्ड के साथ आपको चाहिए 3Cl ताकि वो AuCl3 बना ले, सॉल्ट मतलब सॉल्युबल हो जाए। लेकिन 3Cl का मतलब बैलेंस कैसे करोगे, तो यहाँ 6 कर लो और 6 का मतलब यहाँ 3 कर लो, 3 नहीं 2 कर लो, तो अब ये देखिए बैलेंस हो गई। लेकिन यहाँ 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर की स्टेज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2Au, 3 से मल्टीप्लाई 3 कॉन्सेंट्रेट HNO3, 3 से मल्टीप्लाई 9HCl, 3 NOCl, 6 वाटर और 2 AuCl3। ये एक्वारीजिया की डिफिनेशन है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो रिएक्शन करना फिर कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं रह जाएगी, लेकिन यही रिएक्शन का प्लेटिनम के लिए आ जाए तो आप कहेंगे प्लेटिनम 4Cl से मिलकर बनाता है PtCl4। अब 4 चाहिए तो यहां पर आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये हो जाएगा Pt, ठीक है, Pt 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 कॉन्सेंट्रेट HNO3, ये हो जाएगा 6HCl, ये Cl कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 2 NOCl, 4 वाटर और PtCl4। तो इस तरीके से आपका गोल्ड और प्लेटिनम दोनों ही यहां पर रिएक्शन कर सकता है और ये रिएक्शन होती है हमारे पास एक्वारीजिया में। तो नाइट्रोजन डेरिवेटिव लगभग खत्म। हम बढ़ते हैं फास्फोरस की तरफ। एक बार रिकैप कर ले, हमने नाइट्रोजन में क्या क्या पढ़ा। तो हमने पहले पढ़ा नाइट्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर पढ़े हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फिर पढ़े हमने नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स, फिर हमने पढ़े नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स लाइक अमोनिया, फिर हमने पढ़ा अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, कॉपर ऑक्साइड से पढ़ी, Cl2 से पढ़ी। अच्छा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी अमोनिया का हमने इंडस्ट्रियल पढ़ा था और लैब प्रिपरेशन पढ़ी थी। यहाँ पे हमने कॉपर से पढ़ी थी, Cl2 से पढ़ी थी और Cl2 का एक्सेस पढ़ा था और नॉर्मल पढ़ा था। और यहाँ पर हमने अमोनिया का बेसिक नेचर भी एक्सप्लेन किया था आपको। फिर क्या पढ़ा, अमोनिया खत्म होने के बाद मैंने आपको अमोनिया से ही HNO3 बना के दिखाया और फिर HNO3 में मैंने आपको इसके बारे में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट बना के दिखाया, रिएक्शन कराई और बाद में मैंने आपको कॉन्सेंट्रेट HNO3 और HCl कॉम्बिनेशन बनाया जिसे मैंने एक्वारीजिया कहा। तो देखिए लिंकअप करेंगे आप तो याद रहेगा कि पहले ये बनाना है। अच्छा, बनाया कहां से था, इसे बनाया था अमोनियम डाइक्रोमेट से, अमोनियम नाइट्राइड से और या सोडियम एजाइड से, वहां से बनाया। फिर ये वाला टॉपिक पढ़ा, फिर हाइड्राइड पढ़े, अमोनिया पढ़ा, अमोनिया की प्रॉपर्टी पढ़ी, अमोनिया से HNO3 बनाया, ये पढ़ा और ये पढ़ा। तो आप लिंकअप करेंगे लेक्चर को तो आप आराम से इसे कभी भी याद और रिवाइज कर पाएंगे। चलिए अब बारी आती है नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस की। तो सब फास्फोरस के बारे में पहले बता चुका हूं।
जो फास्फोरस का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, और फास्फोरस कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। उसके पीछे वजह बता दी थी मैंने, क्योंकि ये 3p होता है, और 3p के बीच में कभी कोई पाई बॉन्ड नहीं बनती। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है वो ये कि कौन सा फास्फोरस है, ये व्हाइट फास्फोरस है। अगर व्हाइट फास्फोरस को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO2 एटमॉस्फेयर में गर्म कर दिया जाए तो ये क्या बना लेता है, ये रेड फास्फोरस बना लेता है। कैसा दिखता है रेड फास्फोरस? ऐसा दिखता है, इट इज समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा दिखता है रेड फास्फोरस, ऐसा, समथिंग लाइक दिस। ये फास्फोरस 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 फास्फोरस, ये है आपका रेड फास्फोरस, जो एक पॉलीमर की फॉर्म में, पॉलीमरिक चेन की फॉर्म में होता है। यहाँ पर CO2 गैस को लेते हैं क्योंकि CO2 एटमॉस्फेयर को इनर्ट कर देता है। अदरवाइज फास्फोरस जो ये रेड वाला होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। और अगर आपने वेसल में इसे गर्म करना शुरू करा और वहां पर जो फालतू गैसें अगर उनको नहीं निकाला तो ये फास्फोरस वहां पर पाई जाने वाली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या दूसरी गैसों से रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना लेगा, फिर ये नहीं बनेगा। तो पहले हम CO2 डाल देते हैं, जिससे वहां पर अंदर सारी गैसेस वहां से निकल जाती हैं। CO2 भारी गैस है, बाकी हल्की गैसें वहां से बाहर निकल जाएंगी। CO2 खुद नॉन रिएक्टिव गैस है, तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा, इनर्ट। तो अब ये वाली फास्फोरस किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, तो फास्फोरस को रेड फास्फोरस में कन्वर्ट करते हैं और CO2 के थ्रू वहां का एटमॉस्फेयर हम इनर्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये फास्फोरस हाई रिएक्टिव क्यों होता है और ये वाला फास्फोरस लेस रिएक्टिव क्यों होता है? Why it is less reactive and that is high reactive? इसके पीछे वजह है इसका हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए ध्यान से, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा लोन पेयर के साथ में इसका एंगल लगभग 109 डिग्री या लगभग 107 डिग्री होना चाहिए। अगर आप लोन पेयर को भी देख रहे हैं तो 107 होना चाहिए, लेकिन जब मैंने इसका एंगल नापा तो इसका एंगल निकलता है यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री। तो इट इज अ हाई और ह्यूज रिंग स्ट्रेन, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन होता है। यहाँ पर रिंग एंगल का काफी बड़ा डिफरेंस होता है और केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा है, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उस सिस्टम का एनर्जी लेवल उतना ज्यादा हो जाएगा, और जब सिस्टम का एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाएगा तो वो सिस्टम हाई रिएक्टिव हो जाएगा। और दिस इज द कॉज फास्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज एंड वेरी हाईली अनस्टेबल स्पीशीज। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाई फास्फोरस इज हाई रिएक्टिव, तो आप इसको इस तरीके से समझाएंगे, इसका एंगल होना चाहिए 109 लेकिन है 60 डिग्री, इसलिए रिंग स्ट्रेन है, एनर्जी बढ़ जाएगी। स्ट्रेन का मतलब है आपके दिमाग में स्ट्रेन होता है तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो, उस समय आप गुस्सा हो जाते हो, एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये वही लॉजिक है। यहाँ पर देखिए फास्फोरस 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा यहाँ पर एक लोन पेयर रहा होगा, तो इसका एंगल भी लगभग 109 या 107 के आसपास होना चाहिए, और एग्जैक्टली इसका एंगल इतना होता भी है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड जिसको पास ला रही थी, यहाँ पर इसके अंदर वाली बॉन्डें अवेलेबल नहीं होती। तो ये जिस तरीके से सिकोड़ कर इसका एंगल 60 डिग्री बना रही है, ये इस तरह से सिकोड़ करके इसका एंगल 60 डिग्री नहीं बना पाती, इसलिए इसका एंगल 109 डिग्री होता है। मींस यहाँ रिंग स्ट्रेन नहीं होता, इसलिए ये हाईली स्टेबल स्पीशीज होती है। ओके, एक क्वेश्चन हो गया मेरा, मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन होता है कि क्या होता है जब फास्फोरस की रिएक्शन, क्या होता है जब फास्फोरस की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है, जैसे नाइट्रोजन से कराई थी वैसे फास्फोरस से भी कराएंगे। क्या होता है जब फास्फोरस की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है? तो देयर इज अ मल्टीपल चॉइस, बहुत से कंपाउंड बन सकते हैं, इस तरह से बहुत से कंपाउंड पॉसिबल हैं। लेकिन इन सारे कंपाउंडों में जो सबसे हाईली स्टेबल कंपाउंड मिलता है हमको, वो दो मिलते हैं, एक तो ये और एक मिलता है हमको ये P4O6 और P4O10, क्योंकि ये इन केसों में अपनी एक स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर मैं P4O6 और P4O10 का स्ट्रक्चर देखूं, P4O6 और P4O10 का, तो पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर देखिए। एक सिंपल स्ट्रक्चर ये होगा कि आप इस तरीके से एक
रिंग ड्रॉ कर ले। यहां पर फास्फोरस 4 भी बनाने ना, यहां पर फास्फोरस, यहां पर फास्फोरस और यहां पर फास्फोरस। इस तरीके से आप 4 फास्फोरस दिखा दीजिए, इस तरीके से 4 फास्फोरस दिखा दीजिए। अब 6 ओ बनाने, तो यहां पर एक ओ लगा दो, एक को यहां लगा दो, एक को यहां लगा दो, एक को यहां लगा दो। कितने हो गए? 4 हो गए। बनाने कितने थे? 6। फास्फोरस की वैलेंसी 3। अभी सेटिस्फाई कितनी हो रही है? 2। तो एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के क्या करो? ओ लगा दो। इसकी भी 2 ही सेटिस्फाई हो रही है, इसकी भी 2, तो यहां पे क्या लगा दो? ओ लगा दो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। लेकिन अगर आपको P4O10 बनाना हो तो फिर से वैसे स्ट्रक्चर ले लो, वैसे ही 4P, एक, दूसरा, तीसरा और चौथा, फिर इनके बीच में वैसे ही O, और फिर एक O इधर और एक O इधर, तो P4O6 तो बन गया। बनाना क्या है? P4O10, मतलब 4 और लगाने। और आपको अच्छी तरह मालूम है यहां पर क्या पाई जाती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और आपको मालूम है फास्फोरस की वैलेंसी 5 तक भी जा सकती है। दिस इज द कॉज। अब आप चाहे तो यहां पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O लगा करके P4O10 का स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं। अब मैं कह रहा था ये स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल होता है, इसके पीछे वजह होती है कि ये स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखाया जा सकता है, इसे ऐसे। एक रिंग मैंने ये बनाई, इस रिंग में मेरे पास एक फास्फोरस ये है, ये छोड़ दो, एक फास्फोरस ये है, ये छोड़ दो, एक फास्फोरस ये है, अंदर ये 3 ऑक्सीजन है। तो अभी तो मैंने 3 ही फास्फोरस दिखाए हैं, और फास्फोरस चौथा वाला कहा गया। इसका रियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके दिखाते हैं। इसका रियल कुछ ऐसे दिखाते हैं, इज समथिंग लाइक दिस। और ऐसा करेंगे तो ये फास्फोरस है, यहां पर O होगा, फिर ये फास्फोरस है, फिर यहां पर O होगा। इस तरीके से 6 एटम की रिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 एटम, 1 2 3 4 5 6 एटम। आपने सुना होगा 6 एटम की रिंग चेयर फॉर्म में, ये मैंने चेयर फॉर्म बनाई हुई है। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से ये बहुत हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाता है। इस P को इस P से लिंक अप कर दो इस O के थ्रू। इसे एडमेंटेन टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं, एडमेंटेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये कंपाउंड बन गया P4O6 का स्ट्रक्चर। और ये हाईली स्टेबल क्यों होता है मैंने बता दिया। अगर आप ये बना ना पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने एकेडमिक लेवल पर इन डायग्रामों से काम चला सकते हैं। तो ये बताया मैंने वो फास्फोरस के ऑक्साइड्स के बारे में। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन दीज रिएक्ट विद वाटर। एक्चुअली मुझे इनके नेचर पता करने हैं कि ये किस नेचर के हैं, एसिडिक है कि बेसिक है। मैंने इनसे पूछा बताओ तुम किस नेचर के हो, तो बताते ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं तो दोस्ती कर लूंगा, तो मैं क्या पिलाऊंगा? पानी। तो ये पानी मैं इनको खूब जी भर के पिलाता हूँ, 6 मॉलिक्यूल पानी के देता हूँ मैं इनको। आंसर पहले बता दे रहा हूँ, यहां पर आंसर आएगा 4H3PO3 और यहां पर आंसर आएगा 4H3PO4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3, इसका आएगा 5। जिसका कम आया उसको कहेंगे अस, जिसका ज्यादा आया उसको हम कहेंगे 1। अब आपके मन में आएगा कि सर हम कैसे जान जाएंगे कि ये आंसर आएगा? बिल्कुल ठीक है, कैसे जानेंगे? 6 मॉलिक्यूल इस पानी को तोड़ने में लगा दो। लो कैसे ब्रेक करूंगा? PO के बाद बॉन्ड को ब्रेक करो और इधर लगा दो H और इधर लगा दो OH। PO के बाद ब्रेक करा था, तो यहां भी O के बाद ब्रेक करो, यहां से पीछे लगा दो H और आगे लगा दो OH। ये छोड़ो, यहां से ब्रेक करो, पीछे लगा दो H और आगे लगा दो OH। यहां से ब्रेक करो, पीछे लगा दो H और आगे लगा दो OH। कितने पानी लगा दिए? 4। एक O वाली बॉन्ड अंदर भी है, उसे ब्रेक करो। तो चलो यहां से ब्रेक करते हैं। O की तरफ H दे दो, इधर दे दो OH। ये वाली अभी तुमने कौन सी ब्रेक करी है? लंबी वाली। अब जरा ये वाली बॉन्ड ब्रेक करो, ये वाली ब्रेक करो। तो इसको दे दो H और इसको दे दो OH। तो थोड़ा ध्यान से देख कर एक बार देख लो कि कैसे हमने H और OH तोड़े हैं। और उसके बाद एक मॉलिक्यूल को देखो, देखो कौन सा मॉलिक्यूल दिखाऊं। ये देखो, P के पास O है, P के पास OH है, P के पास OH है, P के पास OH है। ये देखो, इस मॉलिक्यूल पे जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? इस मॉलिक्यूल में जो निकल के आया वो निकल के आया P के साथ एक डबल बॉन्ड O है, 1 2 3 OH है, 1 2 3 OH है। एंड दिस इज नोन एज फास्फोरिक एसिड। कै बार? 4 बार। 4 बार क्यों? एक मॉलिक्यूल में एक P, दूसरे मॉलिक्यूल में फिर ब्रेक कर लो, ऐसे ही आएगा। ये दूसरा मॉलिक्यूल निकल के आएगा, ऐसे तीसरा मॉलिक्यूल निकल के आएगा,
ये आपका तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, ये तीसरा मॉलिक्यूल आ गया। ऐसे ही बचा हुआ चौथा मॉलिक्यूल, तो कुल मिला के 4 आंसर आएंगे। ऐसे ही काम आप यहां भी कर सकते थे। अगर आप इसे ब्रेक करें तो यहां से ब्रेक करें तो यहां पर H और यहां पर OH लगा दो, फिर आप ब्रेक करें इसके आगे से तो यहां पर H और यहां पर OH लगा दो, यहां से ब्रेक करें तो यहां पर H और OH लगा दो, फिर यहां से ब्रेक करें तो यहां पर H और OH लगा दो, फिर ये वाली O वाली बॉन्ड ब्रेक करें तो ऊपर H और यहां पर OH लगा दो, ये वाली ब्रेक करें तो यहां पर H और यहां पर OH लगा दो। अब किसी एक मॉलिक्यूल को देखो क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, इस P के साथ ये वाला OH, ये वाला OH और ये वाला OH, तो इस P के साथ 3 OH आ रहे हैं। इसका मतलब यहां पर जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है, एक P पर OH, इस पर भी OH और इस पर भी OH, ये ऐसे आ रहा है। क्या बात? 4 बार। लेकिन ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। फास्फोरस की वैलेंसी यहां तुम 3 दिखा रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन के साथ दिखा रहे हो तो गलत है, क्योंकि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 हो सकती है। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा तो उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो डायग्राम सही करो, इसका एक H यहां से उठाकर रीअरेंज कर दो। यदि ऐसा करोगे तो यहां बचेगा O, वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे होगा। इसमें 3 H है और तीनों एसिडिक है, दैट इज ट्राई एसिडिक। इसमें H 3 है लेकिन 2 ही एसिडिक है, O के साथ एसिडिक है, O के साथ एसिडिक है, P के साथ ये H एसिडिक नहीं होता है। एसिडिक H खाली वो होते हैं जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से बंधे होते हैं, लाइक ऑक्सीजन। तो इसके पास 2 एसिडिक H है और इसके पास 3 एसिडिक H है। अगर आपको कभी इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो नॉर्मल फॉर्म में आप कहेंगे इट इज डिवाइड बाय 2, और नॉर्मल फॉर्म में आप यहां पर बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3, क्योंकि फॉर्मूले को देखने में लगता है दोनों के पास ही 3 H है। ये H3PO4 है और एक H3PO3 है। पहली नजर में लगता है दोनों में 3 H है, 3 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं। आपको डायग्राम खोल के देखना पड़ेगा कि डिवाइड किससे करना है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यस, तो फास्फोरस के इतने ऑक्साइड संभव है, 2 के डायग्राम बताए और फिर उनकी पानी से रिलेशन बताई। अब हम बात को आगे ले चलते हैं। चलिए आगे बढ़ती है। तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, इसके मेन 3 ऑक्सी एसिड हैं, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, चाहे मैथमेटिकली निकालो चाहे डायग्राम ड्रॉ कर निकालो। यहां 5 आएगा, यहां 3 आएगा और यहां 1 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने ग्रुप नंबर के बराबर में ऐसे आ रहा है, या कह दो कि इसका इस फैमिली में ये 3 लोग बनते हैं। आयुर्वेदी का नॉमेनक्लेचर है, अगर 3 ही लोग फैमिली बनते हैं, 3 ही लोग बनते हैं, तो बड़े वाले को तुम इक कहोगे, छोटे वाले को तुम अस कहोगे और उससे छोटे वाले को तुम हाइपोअस कहोगे। अगर कभी तुम्हें फैमिली में किसी 4 लोग मिलेंगे तो तुम बीच में तो कंपेयर कर लेना, इक और अस, बड़े वालों को कह देना परिक और छोटे वालों को कह देना हाइपोअस। हम लोग हेलोजन फैमिली में देखेंगे वाली बात। फिलहाल ये केस आया। अब इसका नाम हो गया फास्फोरिक एसिड, इसका नाम फास्फोरस, इसका नाम हाइपोफास्फोरस। अच्छा कंफ्यूज मत होना, कई किताबों में इसका नाम आर्थोफास्फोरिक लिखा है, हम इसको आर्थो भी बोल सकते हैं, इसी को आर्थोफास्फोरिक भी कहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया आपने, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं हुई हमको, एक बार स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर चुके हैं। फिर भी मैं यहां पर आपको चीज दिखाना चाहता हूं कि साहब पायरो क्या होता है और मेटा क्या होता है। पायरोफास्फोरस एसिड और पायरोफास्फोरिक एसिड और मेटाफास्फोरिक एसिड। तो यदि आप इसका डायग्राम दिखाओ तो दिस इज द डायग्राम ऑफ फास्फोरिक, और अगर एक फास्फोरिक और बना दो, इट इज वन मोर फास्फोरिक,
और 2 फास्फोरिक को गर्म कर दो तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो जो कंपाउंड बचेगा इसी को कहते हैं पायरोफास्फोरिक एसिड। तो डिफिनेशन समझ लीजिए क्या होता है पायरोफास्फोरिक एसिड। जब किसी आर्थोइक के, आर्थो या इक या दोनों साथ लिखे हो, अगर ऐसे मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल को गर्म कर एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो जो कंपाउंड यहां पर आता है उसको हम कहते हैं पायरो। ऐसा करने पर इसका और इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता। अगर यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 चेक कर लेना, यहां पर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 ही आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कुछ गलती हो रही होगी, चेक करना पड़ेगा फिर गलती कहां हुई। तो चेक कर लीजिए यहां पर ये है -1 तो ये हो गया +1। यहां पर O को पर करोगे -1 +1, यहां पर करोगे -1 +1, यहां पर करोगे -2 और +2, कहीं गलती नहीं हुई, एकदम सही आ रहा है। यहां भी फास्फोरस +5 है और यहां भी फास्फोरस +5 है, एकदम सही करा। ये मेटाफास्फोरिक क्या होता है? अगर मैं एक फास्फोरिक को ले लूं और इसको गर्म करके यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूं तो अब जो कंपाउंड बनेगा वो तुमको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इज समथिंग लाइक दिस। अब तुमको ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देगा, यहां से वाटर निकल गया ये फिगर, लेकिन ये फिगर गलत है क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ फास्फोरस जो होता है, बोलो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो फास्फोरस होता है उसकी वैलेंसी 5 होती है। और एक गलती यहां पर भी हो रही है, O की वैलेंसी 2 होनी चाहिए। तो अगर मैं इस सिंगल वाली बॉन्ड को डबल कर दूं यहां पर ऐसे, तो क्या आगे ठीक बैठा? यस, ये नाम है मेटाफास्फोरिक एसिड, इसका नाम है HPO3। इसका नाम है मेटाफास्फोरिक एसिड, ये HPO3 है। तो अगर एक मॉलिक्यूल से एक पानी निकालोगे तो मेटा बनेगा और 2 मॉलिक्यूल से एक पानी निकालोगे तो पायरो बनेगा। ठीक, ये बताया मैंने आपको इनके ऑक्सीजन के बारे में। बात आगे बढ़ती है। अगर आपसे ये पूछा जाए और ये खूब पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन व्हेन व्हाइट फास्फोरस, व्हाट विल हैपन व्हेन व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विथ NaOH and 3 water, then phosphine gas will form with NaH2PO2। और यहां पर आपको कंफ्यूजन होता है इसके नाम का, आपको इसका नाम नहीं समझ में आता। इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। कैसे इसका ये नाम आ गया? आपको मैंने कुछ देर पहले कैसे बताया था जिसका फॉर्मूला था H3PO2 और इसका नाम बताया था मैंने आपको हाइपोअस, इसका नाम था हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अगर आप किसी एसिड से कोई सॉल्ट बनाते हैं तो उसमें बदलाव आता है, हाइपो जैसे लिखा है वैसे लिखा रहता है, जो अस होता है वो आइट हो जाता है। अगर यहां अस ना लिख करके इक लिखा होता तो वो एट हो जाता। ये नॉमेनक्लेचर है ऑक्सी एसिड और उससे बनने वाले सॉल्ट का। तो चूंकि ये जो कंपाउंड है वो H3PO2 से बना है, अगर इसका नाम लिखना है तो इसका नाम देखो, इसका नाम है हाइपोअस। हाइपोअस से तो तुम सॉल्ट बनाओगे, इसमें कितने H दिख रहे हैं तुमको? 3। इन 3 H में से कितने H एसिडिक होते हैं? बताया था मैंने डायग्राम में, केवल एक H एसिडिक होता है। H3PO2 का डायग्राम फिर से देख लो, ये डायग्राम है H3PO2 का। This is the diagram of H3PO, sorry, this is the diagram of H3PO2, H3 3 H चाहिए ये। This is the diagram of H3PO2, लेकिन इसमें ये वाला H एसिडिक नहीं है, ये वाला H एसिडिक नहीं है, खाली ये वाला H एसिडिक है, इसीलिए खाली एक N रिप्लेस हुआ। अब ये 2 H तुम चाह के भी रिप्लेस नहीं करा सकते, तो हाइपो हाइपो में ही रहेगा, अस आइट में कन्वर्ट होगा, इसलिए इसका नाम बन जाएगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ये रिएक्शन बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है। अब क्वेश्चन उठता है कि आप याद कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं, तो रट्टा मार लो और दूसरा समझना चाहते हो समझ लो। समझना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, देख लो एक बार, अल्टीमेटली आप याद ही कर लीजिएगा। ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसके ऊपर 3 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दूं तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल मैं ऐसे फिर करूंगा, HOH HOH HOH
ऐसा करने पर ऊपर से क्या निकल गया, PH3। तो एक बात तो कंफर्म है कि यहां पर PH3 बनता है। अब ये P का एक ट्राइंगल बचा। अब बचा इस P का एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल पर एक OH, इस ट्राइंगल पर एक OH और इस ट्राइंगल पर एक OH बचेगा। अब यहां पर आप इसके ऊपर 3 बार पानी और लगा दो। अब ये मत कहना कि सर 3 पानी आपने लिए थे, 3 यूज कर चुके हैं, लगा दो बाद में कैंसिल हो जाएगा अपने आप, देखिएगा। तो 3 पानी लगा दीजिए। तो यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH और आगे H और पीछे OH। तो बोलो क्या निकला? अगर आप ऐसा करते हैं तो P के साथ OH, P के साथ OH, ठीक है। अब आपने क्या देखा, यहां पर लिखा आपने H OH, प्रेजेंटेशन सही कर ले। अगर यहां पर HOH लिखा तो यहां पर लिखना चाहिए था आपको HOH। अब सही है। तो देखिए यहां पर क्या फिगर आई, तो यहां पर फिगर आएगी P के साथ एक OH, एक H और एक OH, 2 OH और एक H, 2 OH और एक H। लेकिन ये डायग्राम गलत है, क्योंकि जब O आ गया है तो फास्फोरस की वैलेंसी पास जानी चाहिए। तो डायग्राम को सही करने के लिए इस H को उठाकर मैं यहां ले जाऊंगा, इंटरनल रीअरेंजमेंट। तो अब ये फिगर अब आपको यूं दिखाई देगी, वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए। इसके पास केवल एक H है, इसलिए इसका एसिडिक H केवल एक कहलाएगा, ये वाले H एसिडिक H नहीं है। अब इसके ऊपर ये कितने मॉलिक्यूल बने हैं? 3। तो ये कितने बने होंगे? 3। अब इसके ऊपर क्या लगा दोगे? 3 NaOH। तो 3 एसिड और 3 बेस मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? HPH डबल बॉन्ड O और Na। कई बार? 3 बार। यही तो कंपाउंड है NaH2PO2, NaH2PO2, यही तो 3 बार है। तो इस तरीके से आप फास्फोरस की रिएक्शन भी यहां दिखा सकते थे। एक स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब फास्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाती है। तो अगर फास्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन से करा दी जाए तो बनेगा फास्फोरस क्लोराइड्स। तो बनेगा फास्फोरस क्लोराइड्स। कैसे बनेंगे आइए देखें। क्या होगा जब फास्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन से करा दी जाएगी तो बनेगा PCl। आप 3 दिखा सकते हो, 6 भी, चलो मैं पहले PCl3 दिखाता हूं। फास्फोरस Cl2 से मिलेगा, PCl3 बनाएगा। बैलेंस करो, ये 4 था तो यहां पर 4 होना चाहिए। अब ये 4 थे 12 हो गया तो 6 होना चाहिए। तो फास्फोरस एक हाई रिएक्टिव स्पीशीज है जो क्लोरीन से मिलकर PCl3 बना सकता है। फर्दर अगर बना हुआ PCl3 फिर Cl2 से कंबाइन करें तो क्या होगा? तो आप कहेंगे PCl5 बना देगा। यस, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो PCl3 Cl2 से मिलकर के PCl5 बनाता है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? PCl5 के 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक गैस स्टेट में और एक सॉलिड स्टेट में। PCl5 जब गैस स्टेट में होता है तो वो नॉर्मल फिगर दिखाता है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, दैट इज ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। क्योंकि PCl5 का अगर आप हाइड्रोजन निकालेंगे यहां पर तो इसका 5 आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन, 7 × 5 Cl में 35 5 40, 8 से डिवाइड, 8 5 40, आउटर में 5 आ रहा है तो ये क्या हो गया? sp3d। और sp3d का शेप ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो यही शेप मैं यहां दिखा दे रहा हूं, ये आया ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl। इस वाली फिगर को हम एक्सियल बोलते हैं और इस वाली फिगर को हम इक्वेटोरियल बोलते हैं। एग्जाम में ये भी आता है कि अगर हम PCl5 को गर्म कर दें तो क्या होगा? गर्म करेंगे तो बनेगा PCl3 और Cl2। अगर वो पूछे कि ऐसा क्यों हुआ तो आप कहेंगे क्योंकि एक्सियल वाली बॉन्ड इक्वेटोरियल वाली बॉन्ड से लंबी है। एक्सियल वाली फास्फोरस और Cl की बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड ऑफ PCl। लेकिन यहां पर आते ही आपको कंट्रोवर्सी लगेगी कि सर आप कह रहे हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर आप हाइड्रोजन के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी रखते हैं
तो अगर हाइड्रेशन सेम होता है तो सारी बॉन्डों के sp3d क्या बार होगा इसके अंदर? 5 बार होगा। 5 बॉन्डे हैं तो ये वाली बॉन्ड भी sp3d है, sp3d 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 sp3d, सारी बॉन्डे sp3d होंगी। अगर सारी बॉन्डे sp3d होंगी तो सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए। तो फिर एक तरफ आप ये कहते हैं कि sp3d है और दूसरे पर ये कह देते हैं कि 2 Cl अलग हो जाएंगे और 3 अलग हो जाएंगे, तो ये कंट्रोवर्सी है। एक्चुअल में आपको आपके लेवल पर, एकेडमिक लेवल पर सही बताने की कोशिश की नहीं जाती क्योंकि थोड़ा वो टफ हो जाता है। मैं दोनों बात बता दे रहा हूँ, एकेडमिक में आएगा तो आप आंसर यही लिखेंगे, लेकिन यदि जैसे आप कॉम्पिटिशन की तरफ जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि ये sp3d नहीं होता, इट इज नॉट sp3d। इसका सही आंसर होता है sp2 और pd, ये इसका सही आंसर है। sp2 जब कोई चीज होती है तो उसका शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर। ये है आप इसके अंदर pCl3 का पार्ट। और pd आपको मालूम है जब परसेंटेज ऑफ s ज्यादा होती है तो वो ऑर्बिटल गोल और मोटी होती है, और जब परसेंटेज ऑफ p ज्यादा होता है तो वो ऑर्बिटल लंबी और पतली होती है। pd वाली ऑर्बिटल में s नहीं है तो गोल और मोटी नहीं है, इसमें s है, ये छोटी और मोटी होगी। इसमें केवल ps नहीं तो लंबी होगी, दिस इज द कॉज, ये वाली बॉन्ड लंबी होगी। तो ये वाली बॉन्ड लंबी क्यों है ये बात तभी समझ में आएगा जब sp3d को 2 भागों में तोड़ोगे। अब ये 3 वाले घर sp2 हो गए, s है तो छोटा और मोटा होगा, और ये pd के 2 डंडे हैं तो लंबे और पतले होंगे। लेकिन अगर मैं इसी pCl5 को आयनिक स्टेट पूछूं तो आप कहेंगे pCl5 के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के pCl6 और pCl4 का एक आयनिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये pCl5 का आयनिक अरेंजमेंट है, pCl5 का गैसेस अरेंजमेंट और pCl5 का आयनिक अरेंजमेंट। pCl6 में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा, निकाल लेना, जबकि इसका क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ये कॉम्पिटिशन में आएगा और वो एकेडमिक में आएगा। नाउ अगला केस, what will happen when pCl5 react with water? खूब पूछा गया है। pCl5 की रिएक्शन अगर पानी से करा दी जाए तो क्या होगा? तो ये है आपके पास pCl5, जो 2 Cl मैंने ऊपर नीचे दिखाए थे, इस बार ऊपर और नीचे तो समझाने के लिए मैं जानबूझ के नीचे दिखा दे रहा हूं, ओनली फॉर प्रेजेंटेशन, ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। अब इसके ऊपर लगा दो एक बार पानी। अगर आप एक बार पानी लगाओगे तो ये H और ये O और ये Cl निकल जाएगा, 2 वैलेंसी खाली होंगी, दोनों पर O आ जाएगा। बोलो क्या बन गया? बन गया POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड, और क्या निकल गया? 2HCl। pCl5 की एक बार पानी लगाओगे तो ये होगा, लेकिन अगर pCl5 पर 4 बार पानी लगाओगे तो क्या होगा? मतलब एक्सेस इन वाटर। तो जो पहला स्टेप था वो तो ऐसे ही हो जाएगा, जो पहला स्टेप था वो तो वैसे ही हो जाएगा, और बाकी बचे 3 Cl पर H और OH, H और OH, H और OH। तो बोलो क्या बचा? इस वाले P पर एक OH, एक OH, एक OH, और ये डबल बॉन्ड हो, ये देखिए बन गया फास्फोरिक एसिड। यहां पर ये +5 आएगा, दैट इज फास्फोरिक। तो pCl5 पर 4 पानी, एक पानी लगाए या 4 पानी लगाए, उससे क्या होता है? आंसर पे फर्क आता है। तो ये बात भी कर ली मैंने आपसे। नाउ कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस फास्फोरस के हाइड्राइड के साथ। हाइड्राइड्स ऑफ फास्फोरस, हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस में सबसे इंपॉर्टेंट है खुद फास्फीन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फास्फीन इज बेसिक इन नेचर और नॉट, तो आप कहेंगे अगर फास्फीन को लिटमस पेपर से चेक करा जाए तो फास्फीन लिटमस पेपर के साथ अपने बेसिक नेचर को शो नहीं करता, मतलब फास्फीन इज वेरी लीस्ट इन बेसिक, इट नॉट रिफ्लेक्ट इज बेसिक नेचर विद द लिटमस। लेकिन अगर फास्फीन की रिएक्शन किसी हाइड्रा एसिड से करा दी जाए लाइक HI, तो वो सॉल्ट बनाने की दम रखता है। ये रिएक्शन ये कंफर्म करती है कि फास्फीन का नेचर बेसिक हो सकता है। नाना, पापा, आशु सब बीमार, जनरल डिस्कशन, ये सभी लोग अपने हाइड्राइड्स बनाते हैं।
ये सभी लोग अपने हाइड्राइड्स बनाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है अरेंज ऑल ऑफ दीज ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंगल। तो चलो सबका डायग्राम बना लो। तो ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसका डायग्राम आ गया और ये इसका डायग्राम आ गया। ओके, अरेंज ऑल ऑफ दीज ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंगल। देखिए यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। और आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ऊपर से नीचे जाओगे तो सेंट्रल एलिमेंट का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कम हो जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिटी इसकी होगी। अब इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्यों? चेक करिए, अगर इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा और भाग करके यहां पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। अगर यहां इकट्ठा हो जाएगा तो यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल एकदम से बढ़ जाएगा और हो जाएगा 107 डिग्री के आसपास। लेकिन जैसे ही आप फास्फोरस में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर से हल्का सा नीचे आ जाएगा। इस वाले केस में ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऊपर से और नीचे आ जाएगा, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऊपर से और नीचे आ जाएगा और इस केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर से बहुत नीचे आ जाएंगे। क्योंकि अगर सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कम होती जा रही है तो उसके रिस्पेक्ट में H की इलेक्ट्रॉनिक बढ़ती जा रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन H की तरफ जाएंगे। अब जरा इसको और आखिरी कंपेयर कर लो, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, जिसकी वजह से ये सारे लोगों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन सबसे कम हो गया होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दूर दूर बैठे हुए। रिपल्शन कम हो गया होगा तो ये जब रिपल्शन कम हो गया है, इलेक्ट्रॉन इधर कहीं बैठे हुए हैं, वो रिपेल नहीं करेंगे तो हमें इधर जाने की क्या आवश्यकता है। अमोनिया में क्या दिक्कत थी? सारे इलेक्ट्रॉन यहां बैठे थे, जब यहां बैठे होंगे, ये सेंट्रल नाइट्रोजन है और इलेक्ट्रॉन यहीं बैठे हैं तो रिपेल करेगा तो मुझे यूं जाना पड़ेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नीचे भाग गए और वहां चले गए तो यहाँ रिपल्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, लिहाजा यहाँ पर आते आते बॉन्ड एंगल बहुत कम, लगभग 90 डिग्री हो जाता है। तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल के कम होने की वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन आप जस्टिफाई करिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भागेगा, जिससे वहां पर रिपल्शन बढ़ जाएगा और रिपल्शन बढ़ जाएगा तो वो लोग ऊपर भाग जाएंगे। ओके, अगला पॉइंट इसमें आ सकता है कि अरेंज ऑल ऑफ दीज ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ। अच्छा, बॉन्ड लेंथ में आएगा ना, इसका मैक्सिमम होगा और घटते घटते इसका बॉन्ड एंगल मिनिमम होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऊपर नीचे। नाउ थर्मल स्टेबिलिटी बताइए, इन सारे लोगों में कौन थर्मली हाईली स्टेबल है? थर्मली हाईली स्टेबल का मतलब होता है गर्म करके तोड़ना, और किसी भी चीज को गर्म करके तोड़ना डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पर। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है? और बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पर। इसका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा है जबकि इसका एटॉमिक साइज बहुत कम है, तो यहां पर N के साथ H की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, ऊपर से नीचे आने पर यहां पर आते आते इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। इस बॉन्ड, छोटी बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा और बड़ी बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। छोटे ढक्कन को या छोटी चौक को तोड़ना मुश्किल होता है, बड़े पेन को या बड़ी चौक को तोड़ना आसान होता है। वो लॉजिक आप यहां लगा सकते हैं। इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, इसे तोड़ना मुश्किल है, और इसे तोड़ना आसान है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। मींस थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। बॉन्ड एंगल भी ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज, सॉरी बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा था? या सही बात हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा था? जो ऊपर वाले केस में मैं यूं था और फिर मैं वापस नीचे आ गया था, ठीक है, मैंने नीचे 90 डिग्री था, ऊपर से नीचे आने पे बॉन्ड एंगल क्या कर रहा था? डिक्रीज। और थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या कर रही है? डिक्रीज। लेकिन दोनों के लॉजिक अलग अलग है।
बॉन्ड एनर्जी का लॉजिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आ रहा है, और थर्मल स्टेबिलिटी का लॉजिक बॉन्ड लेंथ से आ रहा है, और बॉन्ड लेंथ का मतलब एटॉमिक साइज से आ रहा है। नाउ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, अरेंज ऑल ऑफ दीज ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। अब रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो मैं H जल्दी अवेलेबल कराऊंगा, अगर मैं खराब रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो मैं H देर में अवेलेबल कराऊंगा। बताओ इन सारे केसों में सबसे जल्दी H अवेलेबल कौन कराएगा? जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, जिसको तोड़ना आसान होगा, उसका H जल्दी बाहर निकलेगा, और जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर ऊपर से नीचे आने पे क्या कर रहा है? इंक्रीज। ये H जल्दी प्रोवाइड कराएगा तो ये किसी को रिड्यूस जल्दी करेगा, ये जल्दी प्रोवाइड नहीं कराएगा तो जल्दी किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। लास्ट पॉइंट आता है, व्हाई अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल फास्फीन कैन नॉट। व्हाई अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर। देखिए अमोनिया पानी में डिसॉल्व कर जाती है लेकिन फास्फीन नहीं करती। इसके पीछे वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको याद हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लॉजिक, तो ये मान लो अमोनिया है और इसके बगल में ये मान लो वाटर है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लॉजिक होता था एक ऐसा H होना चाहिए जिसके दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। ये इलेक्ट्रॉन घसीटेगा तो यहां पर आएगा प्लस, और इसके ऊपर लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन फास्फीन ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि फास्फीन के इस वाले H में इलेक्ट्रॉन इधर घसीटा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का 3 लोग बनाते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। फास्फोरस नहीं बनाता, इसलिए यहां पर पानी है तो, लेकिन ये अपना लोन पेयर से देगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर प्लस ही नहीं आया, और प्लस क्यों नहीं आया? क्योंकि फास्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड द लास्ट, व्हाई अमोनिया हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई अमोनिया हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फास्फीन। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फास्फीन से ज्यादा क्यों है? तो आप फिर से बोलेंगे बिकॉज अमोनिया हैव अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर अमोनिया अपने ही अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की संभावना रखता है तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये इधर भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये घटना आप फास्फीन में नहीं दिखा सकते, तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग मैंने आपको सारी बातें बता दी और कोई चीज छूटी नहीं है। तो ये डिस्कशन था फैमिली ऑफ नाइट्रोजन। हम लोग अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे और फिर आगे की बातें डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं बताऊंगा आपको फैमिली ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तब तक के लिए बाय।